फाइनली आज मैं उस एपिसोड की नोवेल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका मैंने काफी लंबा वेट किया है, क्योंकि वापस एंट्री हो रही है बर्डी गर्ल मतलब कि मेडुसा की और साथ ही उसके हैकर की। और बीडीटीएच का हैकर कौन है वो आप लोग को पता चलेगा इस एपिसोड के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान वापस गुनिलम से फॉलिंग स्टार पवेलियन आ गया था, जहाँ पर मास्टर उससे बताते हैं जीमा एम्पायर की कंडीशन के बारे में, जिसे सुन के वो तुरंत ही वहां से जाने लगता। मगर मास्टर उससे बोलते कि मैं एक बोमोल को बना रहा हूँ जो कि सीधा नॉर्दर्न रीजन से कनेक्ट करेगा। इस पर जियान कुछ दिन वहीं पे रुकता और जो मास्टर होते हैं बोमोल को क्रिएट कर देते हैं और साथ ही जान की मदद के लिए काफी सारे डाउजों को भी खड़ा कर देती हैं। इसी वजह से जान के जो हौसले थे काफी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं और वो निकल जाता है जीमा एम्पायर के लिए। और वहीं पे जो लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट होता है वो भी हमला करने के लिए जा रहा होता है। और फिर ये से स्टार्टिंग होती है एक और नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन की, जहाँ पर हमें नॉर्दर्न रीजन का एकदम सुनसान एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे छोटे छोटे से पहाड़ होते हैं और चारों तरफ शांति होती। तभी अचानक से आसमान के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से एक बड़ी सी स्पेस बोट बाहर निकलती है और उसके अंदर से निकल आते 30 ह्यूमन फिगर्स जो कि जाकर एक पहाड़ की चोटी के ऊपर लैंड करते, जो कि अभी के लिए देखने में एकदम साधारण लग रही थी। मगर कोई ढंग से देखे हो तो इनके ऑरे को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और इन पे जो 300 फिगर्स होते हैं वो आसपास की जगह को देख रहे होते हैं। तभी उनमें से रेड ड्रेस पहने हुए बंदा होता है वो सामने की तरफ देखता है जहाँ पर खड़ा होता है एकदम पतला दुबला सा बंदा, जो कि आसपास की जगह को देखकर बोलता है कि यही है नॉर्दर्न रीजन। और फिर उसके बाद हमें बंदा दिखाया जाता है और हमें पता चलता है ये जो टोली है वो किसी और की नहीं, वो तो हैकर के फादर की है, मतलब जियान की। ये सुन के उसके पीछे खड़ा हुआ जो ब्लाइंड से बंदा होता है वो हमें नोट कर देता है। और जियान इस जगह को इसलिए नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि वो भले ही जीमा एम्पायर के अंदर रहा है मगर वो नॉर्दर्न रीजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। बस वो जीमा एम्पायर और कुछ और सेक्शनों के बारे में जानता है, उसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन तभी फॉलिंग स्टार विंग का एक एल्डर आगे आता है और अपनी स्पेस स्टेशन से एक मैप को बाहर निकलता है और फिर अच्छे से अपनी लोकेशन को देखता है और बोलता है कि यंग मास्टर अभी के लिए मास्टर ने हमें यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन के अंदर बेस्ट डायरेक्शन में भेज दिया है, क्योंकि उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं पता था। इस वजह से उन्होंने थोड़ा साइड में भेज दिया है जिससे हम कोई मुसीबत के अंदर ना पड़े। और साथ ही उस एल्डर ने जो मैप पकड़ा होता है 2 कलर के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें से एक कलर होता है येलो जो कि आधे से ज्यादा मैप में होता है, जो कि दर्शा रहा होता है लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट के एरिया को जो कि उसने कब्जा लिया नॉर्दर्न रीजन के अंदर। वहीं पे जो बचा हुआ एरिया होता है वो होता है यान क्लैन का, जो दूसरे कलर में ड्रॉ था। तभी जो एल्डर होता है वो जियान को बताता है कि यंग मास्टर अभी के लिए हम लोग जिस एरिया के अंदर टेलीपोर्ट हुए हैं वो एरिया लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट के अंदर आता है, मगर अभी के लिए हमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो मोस्टली वॉरियर है वो सभी के सभी यान अलायंस के बॉर्डर पर है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे एकदम बिल्कुल सेफ है। इसी वजह से अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट डार्क की तरफ जाते रहते हैं तो फिर हम सीधा पहुंच जाएंगे यान अलायंस के बॉर्डर पर। जिस उनके जो जियान तो मैप को देखता और हमें नोट कर देता है और उसे भी अभी के लिए इस बात की कोई भी टेंशन नहीं होती कि वो अभी के लिए लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट के एरिया के अंदर है, क्योंकि उसके ग्रुप में अभी के लिए 30 लाइट डाउजू है। इसी वजह से उसके सामने लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट की मिल लाइनअप नहीं आ जाती या फिर होलोप्सोल के लोग नहीं आ जाते हैं, तब तक किसी की दम नहीं कि उसे रोक पाए। इस वजह से जियान को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी यान अलायंस के बॉर्डर तक पहुंचने में। और जो जियान होता है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देखता और बोलता है अभी के लिए हमें अपना और भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये बात इन्फॉर्मेशन की तो हमें रास्ते के बीच में काफी सारे लोग मिलेंगे, उनसे हमें सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर आप सभी लोग एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं आपको ऑर्डर ना दूं तब तक आप किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और साथ ही अभी के लिए आप सभी लोग अपने ऑरे को जितना सप्रेस कर सकते हो उतना कर लीजिए। और इतना बोलते हैं जो जियान होता है वो अपने पैर को जमीन में मारता और वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है। ये देखिए उसकी जो डाउजिंग लेवल की गैंग होती है उसके पीछे पीछे जाने लगती है और उनका सफर बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रहा होता है, जबकि वो लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट के अंदर घूम रहे होते हैं। यहाँ तक कि उन्हें रास्ते के बीच में काफी सारे लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट के वॉरियर भी मिलती है, मगर वो सभी के सभी एकदम टुच्च प्राणी होते हैं उनके सामने। इस वजह से वो हिम्मत भी नहीं करते जियान के ग्रुप से टकराने की। लेकिन जो जियान है वो तो थोड़ा सा बदमाश आदमी है, इस वजह से वो अपनी गैंग से बोलता है जाओ कुछ वॉरियर को बजाओ और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लो आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जिस उनके कुछ एल्डर जियान के ऑर्डर को फॉलो करते और जाके एक ग्रुप को बजा डालते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले आते हैं यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है यान अलायंस और लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट के अंदर। जब एल्डर जियान को जाके करंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए जो यान अलायंस की हालत है उसकी सोच से भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि जो लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट में उसने 1/3 जमीन को अभी के लिए कैप्चर कर लिया यान अलायंस की और वो बहुत ही फास्ट तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सब ऊपर होलोप्सोल की वजह से, क्योंकि वो काफी ज्यादा एफर्ट डाल रहे इस वॉर के अंदर। लेकिन तभी एल्डर एक और बात जियान को बताता है और बोलता है कि अभी के लिए जो यान अलायंस के मोस्टली मेंबर और एल्डर है वो एक ही जगह पे, और उस जगह का नाम है मिस्टीरियस येलो स्प्रिंग फोर्ट, जो कि यान अलायंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि वहाँ का जो नेचुरल डिफेंस है वो काफी ज्यादा कमाल का है। इसी वजह से यान अलायंस के पास वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एज है। लेकिन अगर लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट उस फोर्ट को कैप्चर कर लेता है तो फिर यान अलायंस को अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और फिर उनके पास एक ही रास्ता बचेगा वापस जीमा पर भगने का। और जो उन्होंने इतने सालों तक मेहनत की वो सभी की सभी पानी मिल जाएगी, क्योंकि वो अपने सारे एरिया को हार जाएंगे। इसी वजह से यान अलायंस के पास जितने भी वॉरियर वो सभी के सभी उसी फोर्ट के ऊपर है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट है वो भी उसे कैप्चर करने के लिए वहाँ पे पहुंच चुका है और उसकी अभी के लिए जो स्ट्रेंथ है वो किसी भी सेक्शन को तबाह करने के लिए काफी है, क्योंकि उसका साथ दे रहा होलोप्सोल। इस वजह से उनकी दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की हो रही है और वो और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। ये सब सुनने के बाद जियान की जो टेंशन होती है वो और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि वो इन सभी बातों से समझ
बच्चों का जो लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट है वो फोर्ट को कैप्चर करने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। और इसी वजह से अब जियान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और वो अपनी स्पीड को और भी फास्ट कर देता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द वहाँ पे पहुंचना होगा। क्योंकि अगर वो लेट हो जाता तो काफी हद तक चांसेस है कि यान एलायंस अपने घुटनों के बल आ जाए और उन्होंने इतने सालों तक जो लड़ाई लड़ी इस जगह को कैप्चर करने के लिए वो सभी की सभी बेस्ट हो जाए और साथ ही काफी सारे लोग मारे जाएं। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें दो बड़े बड़े पहाड़ दिखाए जाते हैं जिनके बीच में एक छोटी सी गली होती है जो कि देखने में अभी के लिए ऐसी लग रही होती है किसी वॉज ने कुल्हाड़ी से इस पहाड़ों को बीच में से काट दिया हो। लेकिन उसी गली के बीच में से एक हमें फोर्ट दिखाया जाता है और यही फोर्ट होता है मिस्टीरियस येलो स्प्रिंग फोर्ट, जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग नेचुरल डिफेंस है इन दोनों पहाड़ों का। इस वजह से इसके ऊपर हमला करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और डिफेंस करना उतना ही ज्यादा आसान, क्योंकि एनिमी को हमला करने के लिए बस एक छोटी सी जगह मिलती है और जो पहाड़ है वो काफी ज्यादा ऊंचे, इस वजह से कोई वॉरियर उनके ऊपर फ्लाई करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। और साथ ही जो पहाड़ों की जो ब्रेथ है वो भी काफी हजारों किलोमीटर की है। इस वजह से अगर कोई वॉरियर घूम के भी आना चाहता है तो फिर उसे एक बहुत ही लंबा सफर को तय करना पड़ेगा। और ये सभी चीजें बताती है कि ये फोर्ट यान एलायंस के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें उसे खुद कब्जाने के लिए काफी बड़ी जंग लड़नी पड़ी तब जाके ये फोर्ट को वो कब्जा पाए। इसी वजह से इसे बचाने के लिए वो अपनी जी जान लगा देंगे। और ये जो फोर्ट का जो मेन रूम होता है वहाँ से जो नजारा होता है वो काफी ज्यादा शानदार होता है, क्योंकि उन पहाड़ों के बीच में से हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही बड़ा खाली ग्राउंड जिसे अभी के लिए एक ब्लैक फॉग ने कवर कर रखा होता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिस वजह से जो फोर्ट पे खड़े हुए वॉरियर होते हैं वो काफी डर रहे होती हैं। और फिर सीन कट हो जाता है और फिर हमें उस फोर्ट का मेन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे एल्डर और काफी सारे वही खड़ी हुए होते हैं, लेकिन अभी के लिए सभी के सभी शांत होते हैं। तभी जो सीन होता है वो यान एलायंस की चीफ की कुर्सी के ऊपर पहुंच जाता है जहाँ पर बैठी हुई थी BTTH की जान, जो कि खुद अभी के लिए काफी परेशान होती है और उसकी जो आंखें जो किसी को भी घायल कर सकती हैं वो अभी के लिए काफी सीरियस होती हैं और साथ ही वो काफी थकी हुई भी लग रही होती हैं। मगर ये जो थकान होती है वो थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि ये आ रही थी यान एलायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, लेकिन फिर भी उसके चार्मनेस और उसकी खूबसूरती में बिल्कुल भी वादा नहीं डाल रही थी। वो आज भी 2 साल पहले जैसी एकदम बवाल लग रही होती है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यान एलायंस के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो कि अपनी अदाओं से लोगों को मार सकता है और वो हैकर की माँ बोले तो हमारी प्यारी दुलारी क्वीन मेडुसा। लेकिन उसका अभी के लिए जो एटीट्यूड होता है वो पहले जैसे ही होता है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। लेकिन तभी जो क्वीन मेडुसा होती है वो सभी एल्डरों से बोलती है सभी लोग ध्यान से सुने, जो लॉ एंड परफॉर्मेंस सेक्ट वो अभी के लिए हमारे काफी ज्यादा करीब आ चुका है और उसने जो कल हमारे ऊपर हमला किया था बस वो तो एक ट्रेलर था, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो 3 दिन के अंदर हमारे ऊपर हमला कर देंगे। ये सुन के जो ओल्ड पामा और पिलगुए होते वो हमें नोट कर देते हैं और अभी के लिए इनके जो औरत थे वो पहले के कंपैरिजन में काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं क्योंकि इनकी पावर सडनली काफी ज्यादा बढ़ गई है। मगर अभी के लिए वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा टेंशन में होते। तभी जो जियान का बड़ा भाई होता है वो आगे आता और बोलता है अभी के लिए जो लॉ इन्फ्लुएंस है की स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा है, हम लोग उनका सामना नहीं कर सकते क्योंकि अभी के नंबर काउंट की जाए 1000 लेवल के वॉरियर के तो उनके काफी ज्यादा है। इसी वजह से हम उनसे ऑल आउट भी फाइट करते तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है या फिर बोला जाए ऑलमोस्ट जीरो। ये बोल के वो काफी ज्यादा हताश हो जाता है और वो अभी के लिए अपने आप को काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। लेकिन वहीं पे जियान का जो दूसरा बड़ा भाई होता है वो एकदम लड़ाकू बुद्धि होता है, इस वजह से तुरंत ही आगे आ जाता और बोलता है अगर अभी के लिए हमारी जो कंडीशन वो ऑलमोस्ट हारने की कगार पे पहुंची चुकी है तो फिर हमें किस बात का डर। उठा के अपने सभी वेपन उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, जब तक हमारी जान में जान है तब तक हम उन लोगों से लड़ेंगे और उनकी रेड पीट देंगे। ये सुन के वहाँ पे बैठी हुई जितने भी एल्डर तो वो जोश में नहीं आते बल्कि उनके सभी के मुंह लटक जाते हैं और बोलते क्या अब हम लोग उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जब हमारा गेम बजने वाला है। जब ये वर्ड जियान के बड़े भाई के कान में पड़ते तो एकदम से जोश में आ जाता है और बोलता है कि एवरीवन अभी के लिए हम लोग इस स्टेज के ऊपर नहीं पहुंचे हैं। और ये बोलते टाइम उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है और एक कॉन्फिडेंस और बोलता है कि जैसा कि अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर ने हमें बताया है उसके अकॉर्डिंग मेरा भाई बहुत ही जल्दी यहाँ पे आने वाला होगा। ये सुन के हॉल के अंदर जितने भी लोगों का मुंह लटक चुका होता है एकदम से उनके चेहरे पे चमक आ जाती है और यहाँ पे जो क्वीन मेडुसा की नजरें होती है वो जियान के पास बाइक के ऊपर चली जाती है और सेम हॉल के अंदर जितने भी लोग होते हैं सभी की नजरें भी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं आखिर उसका भाई कितना ज्यादा खतरनाक है। चाहे वो भले ही अभी के लिए जियान से नहीं मिले हो मगर फिर भी उन्होंने जियान के कारनामों को सुन रखा है और साथ ही वो इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते कि भले अभी के लिए जो काइलिन है पूरे यान एलायंस को कंट्रोल करती है और उसे मैनेज करती है, मगर असली फाउंडर यान एलायंस का वो टर्की जियान है जिसने पूरे जिम एम्पायर को चेंज करके रख दिया था। इसी वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के अंदर एकदम फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है। वहीं पे ये सब देख के जियान के फर्स्ट भाई और सेकंड भाई काफी खुश हो जाते हैं और देखने लगते खिड़की तरफ और इंतजार करने लगते अपने भाई का, क्योंकि आखिर खून का रिश्ता है उनका। और वो दोनों साथ में बोलते कि छोटे भाई तुम्हें गए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, इस वजह से अब टाइम आ चुका है कि तुम वापस लौटाओ। और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बड़ी बहुत ही फास्ट स्पीड से जा रहे होते हैं और ये होते जियान और जियान की टोली जो जाकर एक पहाड़ के ऊपर लैंड करते हैं। तभी एक एल्डर जियान के पास आता और बोलता है यंग मास्टर अभी के लिए हम लोग एंटर कर चुके हैं यान एलायंस के बॉर्डर के अंदर, अगर हम लोग इसी स्पीड से ट्रेवल करते रहते हैं तो हम शाम तक फोर्ट तक पहुंच जाएंगे। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता और फिर अपनी पूरी टोली को देखता है और अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए जो स्ट्रेंथ है ये सेंट्रल प्लेन के अंदर तो काफी नहीं है, लेकिन जो मेरी ये टोली वो नॉर्दर्न रीजन को पूरी तरीके से हिला सकती है, क्योंकि अगर मैं इस स्ट्रेंथ के साथ जाकर किसी भी जगह पे हमला कर देता हूँ तो हम सभी लोग मिलकर उस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर डालेंगे। ये सब सोच के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती, मगर
तभी एल्डर जियान के पास आता और बोलता है यंग मास्टर मैंने अभी के थोड़ी और भी जानकारी ली है और उसके अकॉर्डिंग मुझे अभी के लिए पता चला है ये जो लॉइन परफॉर्मेंस सेक्टर और जो होल ऑफ सोल है उन्होंने कुछ वॉरियर को और भी हायर किया है और उनकी जो टोटल 1000 लेवल की वॉरियर है वो 30 है। और ये पे अभी के लिए यान अलायंस की करंट वॉरियर की बात की जाए तो उनके पास केवल 6000 है। इसी वजह से दोनों की पावर में अभी के लिए जमीन आसमान का अंतर है। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान होता है वो कहता है अच्छा तो उनके पास भी 30,000 से ज्यादा है, मजा आएगा। और फिर सोचने लगता और बोलता है अपने मन में अभी के लिए मैं जितना जानता हूँ जो नॉर्दर्न रीजन के वॉरियर होते हैं और साथ ही जो होल ऑफ सोल के वॉरियर है उनकी स्ट्रेंथ अगर कंपेयर की जाए मेरे 1000 लेवल के वॉरियर से जो की सेंटर प्लेन की है वो थोड़े से ज्यादा पावरफुल होते हैं, भले सेम लेवल पर क्यों ना हो लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा सावधान रहना होगा क्योंकि जो होल ऑफ सोल काफी स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। इस वजह से वो अपनी मदद के लिए और भी वहाँ पे वॉरियरों को बुला सकती है और हमारे घोड़े लगा सकती है। लेकिन वहीं पे बात की जाए मेरे यान अलायंस की तो काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि जब मैंने यान अलायंस को छोड़ा था तब उसके अंदर सबसे पावरफुल थी वो काइलिन थी जो कि डाउजोंग के 5 स्टार पर थी। लेकिन उस बात को अभी के लिए काफी लंबा टाइम हो चुका है। इस वजह से जो काइलिन वो जरूर डाउजोंग पे पहुंच चुकी होगी क्योंकि उसके पास 7 कलर हैवी स्वेलिंग पाइथन की ब्लड लाइन है। इस वजह से उसकी जो कल्टीवेशन स्पीड है वो भी काफी खतरनाक है। लेकिन अभी के लिए दिक्कत की बात ये है कि वो भले कितनी भी ज्यादा पावरफुल हो मगर उसके सामने जो समस्या वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से वो चाहकर भी अकेले इस फाइट को नहीं जीत सकती है। और यहाँ पे यान अलायंस के अंदर मैं अपने तीनों दोस्तों की पावर को कंबाइन कर देता हूँ तो उनके पास टोटल 10 डाउजूम हो जाएंगी। और इस टाइम तो सेंट्रल पेन के अंदर भी काफी खतरनाक कहलाई जाएगी क्योंकि इसकी वजह से काफी सारे पवेलियन को कैप्चर किया जा सकता है। और फिर इसके बाद जो जियानो तो थोड़ी देर और सोच विचार करता और फिर बोलता है क्या अभी के लिए आपको ये पता है कि आखिर लॉइन परफॉर्मेंस एक्ट के पास आखिर कितने ऐसे वॉरियर जिनका लेवल डाउजूम के स्टार के ऊपर है, क्योंकि अब जियान बहुत ही अच्छे से समझ चुका है कि हर एक स्टार के अंदर कितना बड़ा गैप होता है डाउजूम के अंदर। इस वजह से वॉरियर के नंबर है वो इतने ज्यादा डिपेंड नहीं करते हैं क्योंकि अभी के लिए जियान के सामने अगर 1 स्टार के 10 डाउजूम भी आ जाते तो जियान बहुत ही आसानी से उन्हें हरा देगा। और फिर जियान के सवाल को सुन के जो एल्डर तो जियान को बताता है अभी के लिए लॉइन परफॉर्मेंस एक्ट के पास 6 स्टार के 8 डाउजूम है और उनमें से जो 4 वो तो 8 स्टार तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इसे कंफर्म नहीं बोला जा सकता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि होल ऑफ सोल ने वहाँ पे और भी काफी सारे वॉरियर को डिस्पैच किया हो जो कि अभी के लिए वहाँ पे छुपे हो। ये सब सुनने के बाद जो जियान तो वो हमें नोट करता और एल्डर को थैंक यू बोलता है। जिस सुन के जो एल्डर तो जियान से बोलता है कि आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे यंग मास्टर हैं। ये सुन के जियान हमें नोट करता और फिर बोलता कि चलो चलते हैं। और साथ ही अब हमें अपनी और भी स्पीड को फास्ट करना होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग शाम से भी पहले वहाँ पे पहुंच जाएं। और इतना बोलते जियान अपने कदमों को प्रेस करता और वहाँ से निकल जाता है। ये देख के जियान की टोली भी जियान के पीछे चली जाती है और फिर सीन कटो के वापस आ जाता है मिस्टीरियस येलो स्प्रिंग फोर्ट के ऊपर, जिसके सामने का जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर काफी काले काले बादल आ चुके थे। तभी अचानक से एक जगह के बादल हटते और वहाँ पे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर से काफी सारी वॉर से बाहर निकलती है और उन सभी के ऊपर जो वॉरियर बैठे थे उनकी भी संख्या काफी ज्यादा होती है। और जब ये नजारा फोर्ट के ऊपर से यान अलायंस के मेंबर देखते हैं तो उनके डर के मारे दिल बैठने लगते हैं क्योंकि उन्होंने भली अभी के लिए काफी सारी फाइट करी है यान अलायंस को बड़ा करने के लिए मगर अभी तक उन्हें इतनी खतरनाक लाइनअप को अपने सामने नहीं देखा है। यहाँ तक कि वो अभी के लिए जीतने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। उन्हें तो इस बात का डर है कि वो अपने आप को बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। लेकिन उन सभी के सामने खड़ी हुई थी एक फिगर जो कि अभी के लिए उन सभी को लीड कर रही थी, जिसने अभी के लिए कमाल का आर्मर को पहन रखा होता है जिस वजह से उसकी जो बॉडी के कर्व्स होते हैं वो एकदम कातिलाना होते हैं। और ये कोई और नहीं है हमारी यान अलायंस की लीडर काइलिन, जिसके चेहरे पे अभी के लिए बिल्कुल भी डर नहीं होता। इतनी पावरफुल लाइनअप को देखने के बाद भी वो एकदम पहाड़ की तरह खड़ी हुई होती है क्योंकि आज का जो यान अलायंस है जो कि पूरे नॉर्दर्न रीजन के अंदर जाना जाता है उसे यहाँ तक लाने वाली क्वीन मेडुसा है। वरना यान अलायंस तो एक जीवा एम्पायर की छोटी सी एरिया के अंदर रहता था जिसे कोई ना पूछता था ना कोई घास डालता था। मगर जब से क्वीन मेडुसा ने यान अलायंस की भागदौड़ को संभाला है तब से सिर्फ फाइटों को बस जीता ही उसने। इसी वजह से वहाँ पे जितने ही वॉरियर उन सभी को हिम्मत मिलती क्वीन मेडुसा से। अगर वो कमजोर पड़ जाती तो सभी की मोरल डाउन हो जाएंगे क्योंकि उनके लिए क्वीन मेडुसा सब कुछ है। यहाँ तक वो यान अलायंस के फाउंडर से भी ज्यादा इज्जत करते क्वीन मेडुसा की। लेकिन तभी अचानक से लॉइन परफॉर्मेंस की आर्मी के अंदर थोड़ी सी हलचल होती है जिसे देखते जो क्वीन मेडुसा की तलवार होती है एकदम से टाइट हो जाती है और वो बोलती है मेरे चाहने वाले आप लोग मुझे एक्शन में देखना चाहते हो तो फिर आप देखोगे मेरे को सेकंड पार्ट के अंदर और साथ ही मेरे हैकर को भी। इसलिए अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही क्यूट लव पेलैंड को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग जल्दी पार्ट देखना चाहते हो तो आप उसकी चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हो। और फिलहाल के लिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक प्यारी सी झप्पी।